नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। मिडिल ईस्ट में ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बढ़ती ताकत ने अब अमेरिका को अपनी इजराइल पॉलिसी पर फिर से गौर करने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत शुरू करने के सिलसिले में बेंजामिन नेतन्याहू को सख्ती से धमकी दी है कि वो ईरान के खिलाफ कोई हमला ना करें, नहीं तो परमाणु समझौता नहीं हो सकेगा। अमेरिका एक तरफ ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौता बहुत नज़दीक होने की बात भी कह रहे हैं। इन मुख्तलिफ किस्म की खबरों के दरमियान ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने भारत के जाने माने एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही से ख़ास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बहुत बारीकी और गहराई से अपनी बात रखी है। सौरभ कुमार शाही को आपने अब से पहले भी बहुत पसंद किया है, इसलिए ये इंटरव्यू आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको ईरान रेडियो हिंदी का लिंक भी दे रहे हैं, ताकि आप उस चैनल पर जाकर और ज़्यादा वीडियो देख सकें और सब्सक्राइब कर सकें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें, समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इजराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से क्यों रोक रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका ईरान का हमदर्द या दोस्त हो गया हो। आइए देखें सौरभ कुमार शाही का क्या कहना है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को टेलीफोन पर वार्निंग दी है कि इस वक्त ईरान के एटमी प्लांट्स पर कोई भी हमला उचित नहीं होगा और हम कुछ ही हफ्तों में एक मजबूत दस्तावेज के साथ ईरान के साथ परमाणु डील कर सकते हैं। हम समझौते के बहुत करीब हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का छठा दौर होने वाला है, मगर जिस टाइप की मांगें अमेरिकी अधिकारियों के बयानों में नजर आ रही हैं, उन्हें देखते हुए तो लगता है कि परमाणु डील बहुत कठिन है और बातचीत बड़े दुश्वार मरहले से गुजर रही है। मगर ट्रंप समझौता करीब होने की बात कर रहे हैं। जिस तरह की पाबंदियां अमेरिका ने ईरान पर लगा रखी हैं और पाबंदियों के मसले को जितना पेचीदा बना रखा है, उसे देखते हुए ईरानी एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि कोई समझौता हो जाए और उसके नतीजे में पाबंदियां हट जाएं, इसकी उम्मीद कम है। ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप इसे भी अपनी कामयाबी समझते हैं कि ईरान से बातचीत होती रहे और वो कह सकें कि ईरान को ट्रंप प्रशासन ने वार्ता की मेज़ पर बिठा दिया। ट्रंप इस तरह के बयान भी दे चुके हैं कि दुनिया के मुल्क ट्रंप सरकार से किसी भी कीमत पर डील करने के लिए खुशामदें कर रहे हैं। ट्रंप रूस से बातचीत को भी अपनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और चीन से बातचीत को भी अपनी जीत समझते हैं, फिर चाहे इस बातचीत का कोई नतीजा निकला हो या नहीं। उत्तरी कोरिया के सिलसिले में भी उनकी अप्रोच कुछ इसी तरह की रह चुकी है। क्या यही एक्सपीरियंस वो ईरान के सिलसिले में दोहराना चाहते हैं या स्थिति कुछ और है? समझते हैं सौरभ कुमार शाही साहब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अब्बास। शाही साहब, आपका स्वागत है रूबरू में। हम ये देख रहे हैं न्यूक्लियर टॉक्स के सिलसिले में दो तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों के जो बयान आ रहे हैं, उसमें मुतालबा इस तरह का कि एनरिचमेंट ईरान टोटली अपना इसको डिसमेंटल कर दे और यहाँ से हटा दे, और ये पता है कि ईरान इस मांग को मानेगा नहीं किसी भी हाल में। दूसरी तरफ लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप का एक हालिया बयान जो आया वो ये कि हम बहुत नज़दीक हैं और बहुत ही एक मजबूत दस्तावेज़ के करीब हैं और हमारी डील हो सकती है। फिर एक बयान ये भी आया कि नेतन्याहू को, इजरायली पीएम को, उन्होंने टेलीफोन पे वार्निंग की कि अभी ईरान के एटमी प्लांट्स पे कोई किसी तरह का हमला ना किया जाए, चूँकि ये वक्त मुनासिब नहीं है। ये भी एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि डील नज़दीक है। तो ये जो दो तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका आपको क्या मकसद नज़र आ रहा है शाही साहब? देखें, दो तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो हम आप सब जानते हैं कि इस पर हमने पहले भी ये बात की थी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस बार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप की, ये वैसी है जिसको हम अपनी हिंदी जबान में बोलते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कि भाई आप अलग अलग ख्यालात के लोग और उसको उठा के आपने एक डिस्पैरेट ग्रुप का आपने एक कैबिना जो है वो बना दिया है। अब कबीना जो है उसमें, हालांकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कबीना जो है उसमें अगर
20 मिनिस्टर हैं तो सबके सब एक ही ख्यालात के होंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि दोनों में जमीन आसमान का इख्तिलाफ, ये भी नहीं होता। अब इस कबीने को अगर आप देखें तो इसमें किस्म किस्म के लोग जो हैं वो आए हुए हैं, और जिनका आपस में आइडियोलॉजिकल, जिनकी कोई कंटिन्यूटी नजर नहीं आती है। जैसे मैं बार बार नाम लेता हूं कि चाहे आप मार्को रूबियो हों, टॉम कॉटन हों, एडवाइजरी रोल में टॉम कॉटन भी हैं सीनेट कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स में, उसके अलावा माइक वॉल्स हों जिनको अभी निकाल दिया गया काबीना से। इस तरह के लोग एक तरफ हैं जो नियोकॉन्स हैं, नियो कंजर्वेटिव्स हैं, और वो लड़ाई में यानी मुसलसल जंग में उनका जो है एतमाद है कि अमेरिका का राइज और उस जिस जगह पे अमेरिका है उस पे, उस पोजीशन पे वो तभी बना रह सकता है जब मुसलसल जंग जो है वो होती है। लेकिन फिर एक मागा क्राउड है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो क्राउड है, उसका ये कहना है कि ये जो मुसलसल जंग है इसमें जो खर्च हो रही है और इसमें इसके कारण अमेरिका एज अ सोसाइटी उसका डिक्लाइन हो रहा है, यानी वो पस्ती की तरफ जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर रही है अमेरिका में। अगर आप न्यूयॉर्क मेट्रो को देखें, और भगवान न करे कि कभी आपको उस मेट्रो पे चढ़ना पड़े, वो इतना खराब है, वो इतना गंदा है, उसके स्टेशन ऐसे हैं कि मतलब आप दुनिया के किसी भी, मैंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उस किस्म का स्टेशन नहीं देखा, मतलब इतना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप कैसे करेंगे ना, आप पैसा जो है वो तो मुसलसल जंग में आप लगा रहे हैं, अब मुस्तकिल जो है वो आप जंग जो है लड़ते जा रहे हैं, तो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंबल कर रहा है। तो ये मागा क्राउड ये कहती है कि जब तक हम ये मुस्तकिल जंग की आदत जो हमें लग गई है उससे जब तक हम पीछे नहीं हटे, तब तक ये हमारा राइज जो है वो वापस से नहीं हो सकता, तो ग्रेट अगेन नहीं हो सकता। तो ये जो तफरका आपको भीड़ के बीच नजर आ रही है, यही तफरका आपको काबीना में भी देखने को मिल रही है कि जो वोटर की जो मानसिकता है वही आपके काबीना में भी नजर आ रही है, इसलिए ये दो मुहापन आपको नजर आ रहा है। एक तो ये, दूसरा ये है कि मार्को रूबियो जो कह लें, टॉम कॉटन जो कह लें, न्यूक्लियर फाइल अमेरिका में 3 आदमी देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और जेडी वांस। किसी और कैबिना मंत्री को उस फाइल पे, उसको फाइल को एक्सेस करने का अधिकार ही नहीं। बाकी जो कोई कुछ बोल रहा है वो अपनी मर्जी से बोल रहा, उसको पता ही नहीं है कि क्या बातचीत हुई है। कोई लीक जो है, देखिए ये जब 3 आदमी, यही होता है ना, जब मुज़ाकरात में 50 लोग होंगे तो लीक्स होंगी, जब 3 लोग के पास ही फाइल होगी तो लीक के चांसेस बिल्कुल घट जाते हैं। हाँ, लीक्स फिर भी होंगी, टेक्निकल चीज। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी साइंटिस्ट को लेके गए, तो उसको एक हिस्से की चीज पता है, वो उसको लीक कर सकता है, लेकिन जो बड़ा चित्र है, जो लार्जर पिक्चर है, वो इन्हीं 3 लोगों को पता है। तो बाकी कोई क्या कह रहा है उसका कोई वैल्यू इस डिस्कशन में नहीं। शाही साहब, एक चीज़ ये एक राय है, कुछ लोग इस तरह की बात, कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे थे कि ट्रंप ये दिखना चाह रहे हैं इस तरह से कि उन्होंने जो एडवर्सरीज हैं अमेरिका के, उनको मेज़ पे, मुज़ाकरात के मेज़ पे बिठा दिया, और यही अपने आप में उनकी कामयाबी। नतीजा क्या निकलता है इससे कोई मतलब नहीं। आर्ग्यूमेंट इस नज़रिए का ये है कि यही हमने यूक्रेन के सिलसिले में देखा, रशिया के सिलसिले में देख रहे हैं, और इससे बहुत पहले फिर नॉर्थ कोरिया के सिलसिले में यही हो चुका है। इस चीज़ को ये ट्रंप शायद ईरान के सिलसिले में भी इसी को दोहराना चाहते हैं। देखिए, एक चीज, ट्रंप का अगर आप साइको एनालिसिस करें, और मुझे लगता है इसके लिए कोई बड़े साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, हम आप और कोई भी आदमी जिसको एक सर्टेन तजर्बात उसके जिंदगी के हैं, सर्टेन ईयर्स उसने गुजार लिए हैं, वो उसको देख के बड़ा आसानी से उसे ये समझ में आ सकता है कि इस आदमी में एक्सट्रीम किस्म की एहसास कमतरी जो है पाई जाती है, एक्सट्रीम किस्म की एहसास कमतरी पाई जाती है। वो उनके बयान से, उन चीजों से झलकता है। और जब ये एहसास कमतरी स्पेशली आती है उनकी बराक ओबामा से, जब आप उनको कंपेयर करते हैं या खुद को वो कंपेयर करते होंगे, तो उससे वो एहसास कमतरी और एक्यूट हो जाती है। यही रीजन है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बराक ओबामा के सारे लेगेसी को एक एक करके तार तार करना शुरू किया, और चूंकि JCPOA बराक ओबामा की लेगेसी मानी गई अमेरिका में,
तो जाहिर है कि इसको भी उन्होंने तार तार कर दिया, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो, जो भी नेफ्टा हो, तमाम जगह से जहां से इन्होंने विड्रॉ। अच्छा, वक्त भी ऐसा था कि इनके पास बोल्टन, पोम्पेओ जैसे और निकी हेली जैसे लोग थे जिन्होंने मजबूर किया कि आप ये ईरान वाला मामला जो है। हालांकि ईरान मामले में निकलने के तुरंत बाद इनको अंदाजा हो गया कि इन्होंने मिस्टेक कर दिया, और आपको याद होगा 2017 में इसने कोशिश की वापस से डील में घुसने की, लेकिन तब तक वो जो ईरानी थे जाहिर है कि उनका एतमाद कंप्लीट ओवर हो गया कि भाई ये आदमी तो एतमाद के लायक है नहीं, तो दोबारा जो है मुज़ाकरात हुई नहीं। लेकिन इसने डेस्परेशन में कोशिश 2017 में की, हमें याद है, जो अंदर की बात है वो हमें पता है कि उस समय इसने पूरी कोशिश की। अब मसला ये है कि हम बहुत बेहतर डील दे सकते हैं ईरान को, इस तरह के बयान एग्जैक्टली, लेकिन फिर आप पे कौन विश्वास करेगा, ठीक है, उस जमाने में। तो अब मसला ये है कि जो आपने कहा कि टेबल पे बैठना चाहते हैं, आपको उसको एहसास कमतरी से जोड़ना पड़ेगा कि इसके पास अब एक वो चीज है जो ओबामा के पास थी और इसके पास नहीं है। क्या है वो? नोबेल प्राइज। और ये आदमी डेस्परेट है कि इसको किसी तरह से नोबेल प्राइज मिल जाए जो बराक ओबामा को मिला होगा, और इसे ये लगता है कि अगर ईरानियन न्यूक्लियर डील ये कंक्लूड कर लेगा और साथ में प्लस और माइनस अगर यूक्रेन वाली भी किसी तरह से वॉर रुक जाती है तो इसको ये मिल जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अभी देखिए इसकी अचीवमेंट पिछले 4 महीने से क्या है, सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा देना, यही इकलौता अचीवमेंट है। 11 बार बोल चुका है उसने। कल ही मैंने देखा, कल भी कहीं पता नहीं कहां पे था, तो उसने ये बयान दे दिया कि हमने ये युद्ध जो है रुकवाया, क्योंकि दैट इज हिज ओनली अचीवमेंट। अब आप तस्वुर करिए कि अगर इसने डील कर ली ईरान वाली, तो वो भारत पाकिस्तान जंग के मुकाबले में कुछ 50 गुना बड़ी चीज हो गई ना। वो तो मतलब एक बहुत, उसका जो आयाम बहुत बड़ा है ना। बिल्कुल। तो अंदर से ये आदमी डील करना चाहता भी है, लेकिन ये भी दिखाना चाहता है कि हम ओबामा से कुछ बेटर कर रहे हैं। तो बार बार ये बोल देगा कि इनरिचमेंट नहीं होगा, इनरिचमेंट हो, ये उसको ही पता है इनरिचमेंट नहीं हुआ तो फिर डील क्या, फिर बातचीत हो क्यों रही? तो बात खत्म हो गई। सही है, बिल्कुल। आप जो हमला कर दीजिए, आपको हमला करना। तो वो चीजें साथ में चल रही है, लेकिन ये इस किस्म का आदमी है और इसके इस किस्म के सपोर्टर्स हैं कि ये अगर कोई भी डील कर लेगा तो अपने सपोर्टर्स में उसको फतह की तरह बेच देगा। यानी उस डील के मसौदे को अपने सपोर्टर्स में इस तरह से बेचेगा कि देखें हमने बराक ओबामा से बेहतर डील जो है वो कर दिया। तो इसकी जहनियत अभी ये है। अब इस पे जब तक डील ना हो जाए, मैं बार बार ये कहता हूं कि मेनी अ मिस बिटवीन द कप एंड द लिप्स, तो जब तक डील ना हो जाए तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहनियत जो है वो ये। शाही साहब, नेतन्याहू के अटैक की जो बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने ये अटैक रुकवा दिया, ये किस हद तक इजराइल का प्लान ये संजीदा था और क्या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या इजराइल बग़ैर अमेरिका के उसकी मदद के ईरान पर अटैक कर सकता है, ईरान के जवाबी हमले का सामना कर सकता है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, मिलिटरीली देयर इज नो वे कि बिना अमेरिकी या वेस्टर्न मदद से ईरान पे हमला कर ले और उसके हमले से बच जाए। ये पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि उसके पास वो मिलिट्री वेयरविदल ही नहीं है जिसके थ्रू ये काम होगा। जब तक अमेरिकन फ्लैंकर्स उसको रास्ते में तेल से नहीं भरेंगे उनके प्लेन्स को, वो तमाम चीजें छोटी छोटी जो मतलब टेक्निकल चीजें हैं, या एक सर्टेन साइज के बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं दिए जाएंगे, उसमें भी नटान का मामला अलग है, फर्दो का मामला अलग है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो अलग है, जोग्राफिकल उसकी पोजीशनिंग, टेरेन की पोजीशनिंग ऐसी है कि वो बिना अमेरिका की मदद से पार्शियल भी आप उस पर नहीं कर सकते। सेबोटाज कर सकते हैं, जो इसने पहले भी कर रखा, कई बार इजराइल ने सेबोटाज किया ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और वो हमने इसलिए भी देखा कि जब पहली बार निगोशिएशंस ये शुरू हुई, जब बैकरूम निगोशिएशन, जब जेसीपीओ की बात नहीं हो रही थी, बस ये था कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये जो है प्रपोजल गया ओमान के थ्रू, जब ईरान की पहली बार, मैं उस जमाने में कवर कर रहा था ये सारा। उस जमाने में ईरान के पास 1400 सेंट्रीफ्यूज थे और वो सबसे जिसको कह सकते हैं बेसिक क्वालिटी के थे।
आज अगर आज उन सेंट्रीफ्यूज के देखें और उसके क्वालिटी को देखें तो कोई जमीन आसमान का फर्क है, मतलब उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके ना तो उसके कैपेसिटी में ना तो उसके नंबर्स में कोई मुकाबला है। नंबर्स भी बेइंतहा उससे ज्यादा है, कैपेसिटी तो ये जब से ये जो सिक्स जनरेशन वाले जो आए हैं तो मतलब तो आप मान के चलिए कि 5 जनरेशन का तो ऐसे ही जंप हो गया, क्योंकि वो तो फर्स्ट जनरेशन था जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं जब ओबामा पहले टेन्योर में आए। तो बिना अमेरिका के तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये इजराइल को भी पता। और जवाबी हमला जो ईरान करेगा उससे बचने की कुव्वत तो अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि जो हमने देखें, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो एयरपोर्ट पे ये हुतियों का मिसाइल गिर गया ना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो इस वॉर का हो गया, क्योंकि इससे ये प्रूव हो गया कि सिंगल मिसाइल अगर अमेरिकन थर्ड सिस्टम को ये करके वहां गिर सकती है तो मल्टीपल मिसाइल तो चली जाएगी। इससे दो चीज हुई, एक तो उससे अमेरिका ने तुरंत संधि कर ली, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि ये इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ, कि कोई इनका F-35 या F-18 जो है मार के गिरा दिया, या F-16 भी, F-22 भी प्रोबेबली, क्योंकि इन्होंने अपने लिस्ट में लिखा है कि F-22 प्लेन के बगल से वो मिसाइल गुजरी जो हुतीज ने चलाई। तो इससे दो चीज हुआ। अव्वल तो ये हुआ कि ट्रंप को जो न्योकॉन क्राउड ये समझा रही थी कि इजराइल का जो हमला ईरान पे हुआ उससे ईरान की सरफेस टू एयर बैटरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, विच इज नॉट ट्रू। मिसाइल्स के रडार पे जो है वो उस पे कुछ जगहों पे अटैक हुआ था, रडार जो है वो 3 से 4 दिनों के अंदर ही बना लिए गए। तो ये जो उसने किसी ने कह दिया था कि ईरान जो है मोस्ट वनरेबल है, अभी अटैक करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसको हुतीज ने दिखा दिया कि अगर ये मिसाइल से हो सकता है तो भाई ईरानियों के पास तो बहुत सारे मिसाइल हैं, और तो अगर हम इसको नहीं रोक सकते तो ईरानी क्या करेंगे। तो एक तो उसके जहन में ये बात डाली थी, अब उसको समझ में आने लगा कि ये मुझे उल्लू बना रहे थे, ये जो कह रहे थे कि ईरानी जो है उनका वो खत्म है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो देखिए दोनों ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में भी उसने देख लिया और डिफेंसिव कैपेबिलिटी में भी उसने देख लिया, और उससे इस डील के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जो अल्टरनेट उनके दिमाग में किसी ने लगाया था कि ईरान अपने पूरे वजूद, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो वजूद है वो अपने पूरे वजूद में सबसे कमजोर स्थिति में है, ये बात हट गई। तो मेरा तो ये मानना है कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के ये हो नहीं सकता। देखिए ये प्रेशर टैक्टिक भी है ना, कि वो बार बार इशारे करना, वो देखो हम रोक रहे हैं, नहीं रोकेंगे तो हमला कर दो। ईरानी कहने करने दो भाई, देख लेते हैं फिर ये तुम उसमें शामिल हो कि नहीं हो, ये दैट विल डिटरमाइन, बाकी तुमको जो करना है। तो ये सब माइंड गेम्स हैं। ईरानी खुद इतने सालों से माइंड गेम खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बताने की जरूरत है कि ये गेम कैसे खेला जाए। जी शाहिद साहब, मैं आखिरी सवाल, ईरान की डिप्लोमेसी, अगर आप इसका इवेलुएशन करें इस सिलसिले में, इस ईरान की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है इस मसले में, उसे आप कहाँ देखते हैं, किस सतह पे देखते हैं? एक पिछले JCPOA और इस बार के डील में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पिछली बार खित्ते के मुमालिक इसके हक में नहीं थे, क्योंकि सऊदी अरब को भी उस जमाने में लगता था कि वो कोई सुपर पावर है और वो जो है मिलिटरली ईरान को से टक्कर ले सकता है। UAE के भी कुछ जिसको कहते हैं कि अपने बारे में कुछ ऐसी उसकी भावना थी जो रियलिटी से मैच नहीं करती है, तो वो खुशफहमी उनकी भी खत्म हो गई और इनकी भी खत्म हो गई। इस बार जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही ये है कि अमेरिकियों से ज्यादा ये जो खित्ते के मालिक हैं वो जाके अमेरिका से कहने भैया डील करें। तो वो मुझे लगता है कि एक तो वो जो मैं भूल गया किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने, शायद रूजवेल्ट ने कहा था कि टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। ठीक है, जबान तल्ख नहीं हो लेकिन छड़ी पीछे छुपी होनी चाहिए। तो वो जो ईरान की डिप्लोमेसी पर्शियन गल्फ के में दिखी है वो यही है कि वो जब से हुतीज ने वो मारा ना उनके अरामको वाले, उसके बाद तो उससे इनको ये सबको समझ में आ गया कि स्टिक जो है वो पीछे रखा हुआ है, लेकिन बातचीत से चीजें हल हो सकती। तो बातचीत से हल हो रही है और वेलकम स्टेप है। मतलब सऊदी अरब और ईरान के संबंध अच्छे हों, ये कौन नहीं चाहता? क्या ईरान नहीं चाहता? क्या सऊदी अरब नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे कि ये संबंध जो अच्छे बने, UAE से संबंध अच्छे बने, बाकियों के साथ बहरीन से संबंध अच्छे बने, कुवैत और कतर ओमान के साथ तो अच्छे संबंध हैं ही, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कोई बात करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिप्लोमेटिक ऑन स्लॉट पिछले हालांकि तो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में ही चालू, रईसी साहब के ही एडमिनिस्ट्रेशन में सारी चीजें हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको चालू रखा
और यानी वो डिप्लोमेसी विथ स्ट्रेंथ जो कहते हैं ना कि मतलब आप डिप्लोमेटिक मनूवर तो करते हैं लेकिन स्ट्रेंथ के साथ कहते हैं, यानी अपने पोजीशन से आप हिलते नहीं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द इरानियन डिप्लोमेट। शाहिद साहब, आखिरी सवाल बल्ताज मैंने पूछ लिया था, लेकिन ये एक और मैं चाहता हूं कि इस पे भी रोशनी डाल दें। जी जी। अमेरिका की जो अप्रोच है उसमें एक नज़रिया लोगों में ये पाया जाता है कि वो ईरान को किसी तरह जाल में फंसाना चाहता है। क्या इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद और ईरान में जिस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है और जिस तरह से अलग अलग इदारे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि ईरान जाल में फंस सकता है? देखें, JCPOA 1 में जो एक सबसे बड़ी कमी थी ना, वो ये थी कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस को हटा रहा, प्राइमरी सैंक्शंस के हटने की कोई बात। अब सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है कि सेकेंडरी सैंक्शन हट गया, भाई अमेरिका से हमको कोई तिजारत करनी नहीं है, ब्रिटेन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, तिजारत हो रही है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप प्राइमरी सैंक्शंस नहीं हटाएंगे तो अमेरिकी कोई भी जो हुक्मरान है उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो इस डील को वापस से कैंसिल करें। देखें, अगर JCPOA में प्राइमरी सैंक्शंस हट गए हो, यानी पेजो की जगह जनरल मोटर्स अगर खुदरों के साथ कार बना रही होती तो ट्रंप की हिम्मत नहीं होती कि वो इस डील से बाहर निकल जाते। सही। क्योंकि अमेरिकन कंपनी के मफादात जो है वो उस पे हमला होता। इस चीज को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये बात ईरान ने भी उस समय नहीं समझा, अमेरिकी ने तो नहीं समझा। अब दोनों ये चीज समझ रहे हैं कि कोई भी डील को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसमें स्टेक होना जरूरी। आज अगर प्राइमरी सैंक्शन हट गए और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ गई, जैसे आपने बोइंग से प्लेन खरीद लिया, कल कोई भी कितना भी पगला राष्ट्रपति उधर आ जाए अमेरिका में, अगर वो इस डील से फिर से निकलने की कोशिश करेगा तो ईरान से पहले बोइंग जो है जाके गर्दन पकड़ लेगा कि भैया मेरे तो 135 प्लेन जाने हैं, इतने बिलियन डॉलर का है, ये मत करो। ये अभी नहीं है, यानी कोई स्टेक नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल आपका इसमें से नहीं जा रहा। ईरानी इस चीज को समझते हैं। तो ये ट्रैप में ईरानी तभी फंसेंगे अगर वो JCPOA 1 जैसी अभी डील हो जाए और फिर से यही बात हो जाए कि प्राइमरी सैंक्शन नहीं हट रहे हैं, और तो फिर मैं समझूंगा कि ये ट्रैप है। लेकिन मेरी जितनी भी बात ईरान में जो डिप्लोमेट्स हैं या इन लोगों से हुई है, मुझे ये लगता है कि सबको इस बात पे हर आदमी एक पेज पे है कि JCPOA 1 से JCPOA 2 में फर्क ये है कि इसमें स्टेक्स क्रिएट किए जाएं अमेरिकियों के लिए ताकि वो ना निकले। सही। पेजो के निकलने से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है ना, एयरबस के निकलने से अमेरिका को, इसीलिए उनका कोई उन पर अख्तियार नहीं है। लेकिन जैसे ही बोइंग हो जाएगी, जनरल मोटर्स हो जाएगा, तो उनको तुरंत लगेगा कि भाई ये काम हमें नहीं करना। और आपने बार बार ये सुना होगा, जर्नलिज्म में इंपॉर्टेंट होता है रीड बिटवीन द लाइन। ट्रंप जब भी बोलता है तो एक चीज, इट इज अ बैड डील, वी शुड हैव डन लॉट ऑफ ट्रेड विथ ईरान, बार बार यही कहता है, क्योंकि बनिया आदमी है ना, उसका सारा ध्यान उस तरफ है। लेकिन उसके इस बनिया मानसिकता में ईरान का रिडेम्पशन छुपा हुआ है। यानी ये जो ऑफर है इसको ग्रैब करना चाहिए ताकि ये चीज परमानेंट हो जाए और आगे से किसी राष्ट्रपति के पास पॉलिटिकल कैपिटल ही ना हो कि वो इस डील से वापस। सही। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे अपने तर्कों के साथ सारे पहलुओं पर रोशनी डाली। धन्यवाद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।